Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, यानी आयनन विभव के बारे में तो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। यदि आयनन विभव समझ में आ रखा है तो ये भी अपन को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। और ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं, क्योंकि ये जो है आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक है। अब कौन कौन से कारक है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे बेटा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ कि आयनन विभव, आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, कारक। ठीक है, ये हेडिंग लगाना है बेटा अपन को, आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है बेटा। कंडीशन जो मैंने आगे भी बता रखी है आपको कि जो परमाणु है ना बेटा, जिसका अपन को आयनन विभव निकालना है, ठीक है, वो परमाणु बेटा एक तो अकेला होना चाहिए। चलो इधर लिख देता हूं मैं। कंडीशन क्या क्या रहेगी बेटा? एक तो अकेला परमाणु होना चाहिए, अकेला परमाणु। अकेला परमाणु का मतलब बेटा विलगित होना चाहिए, अलग होना चाहिए, विलगित। ठीक है। दूसरी बेटा इसकी कंडीशन रहेगी अपन के कि ये गैसीय परमाणु होना चाहिए, गैसीय परमाणु। ठीक है। और तीसरी कंडीशन रहेगा बेटा इसकी, ये तलस्थ अवस्था में होना चाहिए। तलस्थ यानी बेटा ग्राउंड स्टेट में, तलस्थ अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी बेटा कंडीशन है कुछ। चलो इसको अपन क्लाउड में बंद कर देते हैं बेटा। ये चलो क्लाउड में बंद कर दिया। अब बात करते हैं, पहले सिंपल सी चीज एक ले लेते हैं बेटा कि आयनन विभव कहते किसे हैं। आयनन विभव की यदि अपन बात करें ना बेटा, जैसे ये कोई परमाणु है जिसकी ये कंडीशन है बेटा, और इस परमाणु के चारों तरफ है बेटा आवर्त। ठीक है, और इन आवर्तों में है बेटा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आयनन विभव है ना बेटा, इस परमाणु के बाह्यतम कोश में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को अपन को क्या करना है बेटा? बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए जो अपन इसको ऊर्जा दे रहे हैं ना, ई जिसको अपन बोलते हैं, उसको बोला जाता है बेटा आयनन विभव। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपन को कितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है। ठीक है ना, तो इसको ही बोला जाता है बेटा आयनन विभव। हालांकि ये चीज पहले समझा रखी है, फिर भी आपको बता दिया। अब देखो बेटा, शुरुआत करते हैं अपन नंबर 1। पहला जो कारक है वो रहेगा बेटा परमाणु आकार। यहाँ हेडिंग लगा रहा हूं मैं, नंबर 1 परमाणु आकार। ध्यान से समझोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। परमाणु आकार किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, परमाणु आकार का पहला पॉइंट है बेटा, ये जो परमाणु आकार है ना बेटा, ठीक है, आयनन विभव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी इसको समझाऊंगा कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले अपन लिख लेते हैं बेटा, ये जो अपन का आयनन विभव है इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, परमाणु आकार। ठीक है ना। अब देखो इस चीज को समझो बेटा, जैसे मैं एक परमाणु ले रहा हूं बेटा, ये अपन के परमाणु है और इसकी ये बेटा आवर्त है 1 2 3। चलो एक और ले लेते हैं अपन तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, और इसमें बेटा मैं आवर्त बना देता हूँ 3 4 आवर्त बना देता हूँ बेटा मैं। ठीक है, इसमें 3 आवर्त है, इसमें 4 आवर्त है। अब बात करते हैं अपन जो सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी बात करेंगे बेटा, और इसमें भी अपन के ये बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। अब बेटा इसको अपन को बाहर निकालना है और इसको भी अपन को बाहर निकालना है। पहले तो एक चीज बताओ मेरे को,
कि इन दोनों में से जो परमाणु की त्रिज्या है वो किसकी बड़ी है। भाई इसमें देखो बेटा 3 है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है बेटा, नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन या फिर बाह्यतम आवर्त के बीच की जो दूरी है ना बेटा, उसको बोला जाता है त्रिज्या। ठीक है, इसको R1 इसलिए दर्शाया क्योंकि अपन को बेटा तुलनात्मक अध्ययन करना है। और इसकी त्रिज्या कौन सी हो जाएगी बेटा, ये वाली हो जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हो गई अपन के R2, यानी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, ये अपन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपन का इलेक्ट्रॉन है। अब अपन को इसको बेटा बाहर निकाल, पहले एक चीज बताओ बेटा, दोनों में से बड़ा कौन सा है, R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है। R2 बड़ा है ना, तो एक छोटी सी चीज यहाँ लिख देता हूँ मैं अपन के, ये जो R1 है ये अपन के बेटा R2 से बड़ा है, सॉरी R2 R1 से बड़ा है। ठीक है, अब मेरे को निकालना बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे को देनी पड़ेगी इनको एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी इनको, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी दूंगा मैं इसको बाहर निकालने के लिए, यानी इसको मैं दे रहा हूं जैसे E1 और इसको दे रहा हूं बेटा मैं E2। ठीक है ना, अपन सिर्फ बेटा अभी फिलहाल एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आप कि हमेशा एक इस पर फैक्टर काम करता है। फैक्टर ये काम करता है बेटा कि जो परमाणु का नाभिक है उस नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है जितनी कम होगी उतना ही बेटा परमाणु के प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा बेटा, अधिक होगा। ठीक है ना, इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बेटा परमाणु के नाभिक के जितना ज्यादा पास में होगा ना उतना ही नाभिक का उसके ऊपर प्रभाव ज्यादा रहेगा। ठीक है, यानी नाभिक का आकर्षण उसके ऊपर ज्यादा रहेगा। ठीक है, और जितना ज्यादा आकर्षण रहेगा उसको वो उतना ही मजबूती से पकड़ा हुआ रहेगा। ठीक है ना, और जितना ज्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ रहेगा ना उतना ही ज्यादा अपन को उसको एनर्जी देके बेटा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, जितना ज्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है उतनी ज्यादा अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितने ज्यादा एनर्जी देंगे उतना ही आयन विभव का मान क्या होगा अपन के, अधिक होगा। ठीक है ना, क्योंकि आयनन विभव बोलते हैं किसको अपन, इसी को ही तो बोलते हैं बेटा अपन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो दी गई ऊर्जा है। ठीक है, अब बताओ बेटा ये ज्यादा नजदीक है, ये ज्यादा नजदीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन नजदीक है ना, क्योंकि इसकी त्रिज्या छोटी है बेटा, और छोटी है तो इसको इसके इलेक्ट्रॉन को अपन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है ना, इसको कम दूरी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसके यहाँ से नाभिक से लगा के जो अपन के बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है इसके जो बीच की दूरी वो बेटा अधिक है, और अधिक है तो जो नाभिक का आवेश है जिसको अपन प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं, ठीक है, उसका प्रभाव इसके ऊपर कम रहेगा बेटा, और जितना का प्रभाव कम रहेगा उतना ही अपन को कम जोर लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है ना, तो एक चीज अच्छे से नोट कर लो दिमाग में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के जितना ज्यादा पास में होगा उतना ही नाभिक की जो आवेश है जिसको अपन प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं बेटा, ठीक है, उसका प्रभाव अधिक होगा। ठीक है, और जहां नाभिकीय प्रभावी आवेश का मान अधिक हो जाए, ठीक है, उसका ध्यान रखना बेटा, हमेशा आयन विभव का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा। ठीक है, अब बताओ मेरे को कि भाई E1 का मान अधिक है कि E2 का मान अधिक है। ठीक है ना, इसको देखना ना बेटा, अपन तुलना तो इसकी कर रहे हैं E1 और E2। कहने का मतलब है इसमें से भी अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इसमें से भी अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दोनों में से ज्यादा जोर किस में आया बेटा, E1 वाले में आया ना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा नाभिक के ज्यादा पास में। ठीक है, तो इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी क्या है अपन के, अधिक है। ठीक है, ये रीजन होता है बेटा। ठीक है, चलो अब लेते हैं बेटा दूसरा कारक। दूसरा कारक है अपन के प्रभावी नाभिकीय आवेश। चलो दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा तो वैसे ही अपन के इसके अंदर क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसको समझना बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्या रोल रहेगा इसमें। ये बेटा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती कैसे, देखो चलो पहले ये चीज लिख लेते हैं अपन
कि जो आयनन विभव है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होता है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, ये जो आयनन विभव है, विभव समानुपाती होता है बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको अपन बेटा ईएनसी भी बोलते हैं, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, ईएनसी यानी बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये समानुपाती होता है बेटा। अब कैसे, जैसे देखो बेटा, यहाँ बात करूं मैं अपन के, चलो एक छोटा सा आवर्त बना देता हूं, अपन के परमाणु बना देते हैं। ये परमाणु का नाभिक है और ये बेटा इसके आवर्त है। ठीक है, और इस आवर्त से मेरे को क्या करना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। क्या करना है बेटा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मेरे को बाहर निकालना है बेटा, उसको ऊर्जा देके। क्या देके बाहर निकालना है बेटा, उसको ऊर्जा देके। जब मैं यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो अब बताओ बेटा कि निकाला तो मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, प्रोटॉन को थोड़ी निकाला है। भाई किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है ना, जैसे अपन के बात कर दूं मैं सोडियम की। ठीक है, सोडियम जैसे 11 नंबर पे है। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक कितना बेटा उसका, 11 है। तो यदि मैं उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की बात करूं, तो प्रोटॉन भी उसमें 11 रहेंगे और इलेक्ट्रॉन भी उसमें कितने रहेंगे, अपन के 11 रहेंगे। तो यदि मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं बेटा, तो प्लस का मान क्या रहेगा, बढ़ेगा ना। देखो एक छोटी सी चीज चलो समझ लो आप, जैसे मेरे पास में एक सोडियम है, ठीक है, और इसमें बेटा अपन के पास में इलेक्ट्रॉन, जब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं 2 8 1। ठीक है ना, यानी 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये होता है बेटा। अब मेरे को इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, माइनस करना है, यानी Na प्लस बनाना है बेटा इसको। और Na प्लस बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 और 8, यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब जैसे इसका परमाणु के बेटा, परमाणु क्रमांक है अपन के, Z का मान है बेटा 11। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी रहेगी इसमें, 11 ही रहेगी। चलो इधर लिख देता हूं अपन के 11 प्रोटॉन। ठीक है, अब बताओ इस तरफ कितने प्रोटॉन रहेंगे बेटा, प्रोटॉन तो अपने 11 ही रहने वाला है ना, चेंज थोड़ी हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज हुई। इलेक्ट्रॉन जैसे अपन के इसके पास में थे पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास में कितने रह गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन ही रहे हैं, यानी प्लस का मान पहले की अपेक्षा क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे जैसे बेटा अपन इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से दिमाग में आ गया। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान यदि बढ़ता जाएगा तो सिंपल सी बात है बेटा, आयनन विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब कैसे, जैसे मैंने बेटा इसको एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अपन के पास में बचे 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते गए होते ही। अब मेरे को और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या होगा बेटा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ गया बेटा। ठीक है, पहले की अपेक्षा क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए अपन को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, फिर यदि मेरे को और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 के बजाय फिर क्या हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है। ठीक है ना, तो इसलिए ये आयनन विभव है ना बेटा, समानुपाती किसके होता है, ईएनसी के समानुपाती होता है। ठीक है, अब तीसरी चीज देखो बेटा, तीसरा पॉइंट है अपन के परिरक्षण या आवरण प्रभाव। तीसरा पॉइंट, परिरक्षण या आवरण प्रभाव। इसको समझ लो बेटा अच्छे से। ठीक है, ये जो परिरक्षण प्रभाव है ना बेटा, जिसको अपन आवरण प्रभाव भी बोलते हैं, ये आयनन विभव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, ये जो आयनन विभव है ना, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा, आयनन विभव व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी बेटा 1 क्या हो जाएगा, परिरक्षण या आवरण प्रभाव। चलो यहाँ परिरक्षण लिख देता हूं मैं, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है ना बेटा, ये हो गया अपन के। अब कैसे होता है उसको समझना अपन को। जैसे देखो बेटा कि मैं चलो एक पर बना देता हूं आपके परमाणु, यदि किसी बच्चे के समझने में दिक्कत आ रही है ना, तो मेरे को बोल सकता है बेटा।
और इजी तरीके से करने की कोशिश करेंगे आप। जैसे परमाणु का नाभिक है, ये इसका बेटे बाह्य आवर्त है, ठीक है ना। ध्यान देना बेटा, 1 2 3 4, चलो 4 से काम चला लेते हैं। यहाँ बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है बेटा, अपन के नाभिक अपनी ओर खींच रहा है। क्या कर रहा है बेटा, नाभिक अपनी ओर खींच रहा है। किस वजह से बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से। लेकिन बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इन आवर्तों में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी तो ऋणावेशित रहेगा ना। ये ऋणावेशित है तो ये भी ऋणावेशित रहेगा। और ऋणावेशित ऋणावेशित हमेशा क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि समान आवेश हमेशा क्या करता है बेटा, प्रतिकर्षण का काम करता है। तो ये इसको धक्का नहीं मारेगा क्या, ठीक है, यानी उसको क्या करेगा बेटा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। इसलिए आपको पता है, इसको अपन बोलते हैं बेटा, जैसे एन कक्षा बोल दिया, इसको बोलते हैं बेटा n-1, इसको बोलते हैं बेटा n-2, ठीक है ना। ये चीज पहले क्लियर करवा रखे यदि आप प्ले लिस्ट के हिसाब से चल रहे हो तो, ठीक है ना। अब देखो बेटा, एन कक्षा को कौन परिरक्षित कर रहा है बेटा, ये वाला, यानी ये धक्का मार रहा है कि भाई अंदर नहीं आने देंगे हमारे को, ठीक है। अब एक चीज बताओ बेटा मेरे को, यदि ये लोग मजबूत हो जाए n-1 वाले, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अंदर आने देंगे क्या, नहीं आने देंगे ना भाई। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे, यानी परिरक्षण प्रभाव उसको ही बोला जाता है बेटा कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के अंदर वाली कक्षा के द्वारा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना, क्या कहलाता है, अपन के परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अब यदि मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो अपन के आवर्त है, जैसे 1 2 3 4 है, तीसरे आवर्त की बात कर रहा हूं बेटा मैं, ये तो तीसरा आवर्त है ना, ये इसको परिरक्षित कर रहा है, यानी धक्का मार रहा है उसको। यदि इसका मान अधिक होगा तो ये बाहर की तरफ प्रतिकर्षित होगा, और प्रतिकर्षित होने का मतलब क्या है, इसका प्रभाव कम हो रहा है बेटा, किसका, नाभिक का प्रभाव कम हो रहा है। और जहां नाभिक का प्रभाव कम होता है वह आयनन विभव का मान भी कम होता है। देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ ENC, ठीक है। और यदि इनका प्रभाव कम हो जाए, परिरक्षण प्रभाव का मान कम हो जाए, तो ये क्या करेंगे बेटा, नाभिक इसको अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। और जहां अपन के नाभिक का आवेश बढ़ गया, यानी अपन के बेटा ENC का मान बढ़ गया, तो आयनन विभव का मान क्या रहेगा, अपन के अधिक रहता है, ठीक है ना। ये चीज समझ में हो गई होगी अच्छे से, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं अपन पॉइंट नंबर 4। चलो यही करवा देते हैं अपन, नेक्स्ट पेज में जाने की जरूरत ही नहीं है। जा भाई, ठीक है ना, एक ही पेज पे करवा देता कि आप यदि कोई आलसी इंसान है जिसको लिखने में जोर आ रहा है तो वो स्क्रीनशॉट लेके भी काम चला सकता है। लेकिन वैसे अपन को पढ़ने से मतलब है बेटा, चाहे पढ़ाई कैसे ही करो, सीधे बैठ के करो चाहे उल्टे बैठ के करो, करना पढ़ाई है अपन को, ठीक है ना। अब देखो बेटा पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है अपन के इलेक्ट्रॉन भेदन प्रभाव, इलेक्ट्रॉन भेदन प्रभाव। अब इलेक्ट्रॉन भेदन प्रभाव को समझो बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन भेदन प्रभाव है ना बेटा, ये बोलते हैं कि इसको, पहले तो ये चीज समझो, जैसे अपन के कोई भी अपन के परमाणु है बेटा, ये परमाणु का नाभिक है और ये इसकी कक्षाएं है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आवर्त है बेटा, इससे ज्यादा नहीं है ना अपन के सारणी में। चलो इसको नाम दे देते हैं KLMNOPQ, ये नाम है बेटा इसके, ठीक है ना। अब बेटा इसमें इन सब में इलेक्ट्रॉन है, सब आवर्तों में क्या है, अपन के इलेक्ट्रॉन है। तो भेदन प्रभाव क्या होता है, भेदन प्रभाव उसको बोला जाता है बेटा कि इन आवर्तों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना ज्यादा नजदीक होगा उसके ऊपर नाभिक का आवेश उतना ही ज्यादा प्रभावित होगा, यानी उसके ऊपर उतना ही ज्यादा क्या रहेगा बेटा, प्रभाव रहेगा, किसका, नाभिक का, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो उसको बोला जाता है बेटा भेदन प्रभाव। भेदन प्रभाव का मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का नाभिक के नजदीक होना ही उसको क्या बोला था बेटा, इलेक्ट्रॉन भेदन प्रभाव, ठीक है। और आपको एक चीज तो समझ में आ रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा पास में होगा नाभिक का प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा बेटा, ठीक है ना, उतना ही अधिक होगा।
और उतना अधिक होगा तो बेटा अपन को इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं बोल दूं आप मेरे को बताऊंगा आपको कि भाई एक तो बेटा के कक्षा और एक अपन के एन है, इन दोनों में से यदि मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे अधिक ऊर्जा किस में खर्च करनी पड़ेगी? के वाले में करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा के का इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा पास में है, ज्यादा पास में है ना बेटा, और ज्यादा पास पे है उस पर नाभिकीय प्रभावी आवेश ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसका एक छोटी सी चीज लिख लो बेटा, चीज ये है जैसे अपन के आयनन विभव, आयोनिक एनर्जी का क्रम बता दूं आपको बेटा, क्रम की बात कर लेते हैं। चलो इसमें, चलो कोष्टक में बंद कर लेते हैं इसको। क्रम की बात करें तो हो जाएगा, एक तो बेटा के के इलेक्ट्रॉन, एक एल के इलेक्ट्रॉन, एक एम के इलेक्ट्रॉन, एक एन आवर्त के इलेक्ट्रॉन, ओ के इलेक्ट्रॉन, पी के इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, आगे चलता रहेगा बेटा। तो जो के इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, उनको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको बाहर निकालने के लिए, तो आयनन विभव का अधिक मान हो गया, इसका इस प्रकार हो जाएगा बेटा क्रम। चलो ये तो हो गए बेटा अपन के आवर्त के हिसाब से। अब यदि कोई पूछ ले, कोई होशियार चंद मिल जाए आपको कि भाई आप तो मेरे को बताओ एन जो आवर्त है ना, ठीक है, सिर्फ उसकी बात करो आप कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन का भेदन प्रभाव किस होगा, किस प्रकार होगा। आपने इसका तो बता दिया हमें कि भाई जो नजदीक होगा, जो आवर्त नजदीक होगा उसके इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, भेदन प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप यदि किसी एक ही आवर्त की बात करें तो अपन कैसे निकालेंगे बेटा, तो आपको पता है यदि अपन एक ही आवर्त की बात करते हैं ना, तो उसमें बेटा एक ही आवर्त में 4 प्रकार के उपकोष होते हैं, या तो एस होता है, या एस पी होता है, या एस पी डी होता है, या एस पी डी एफ होता है। ठीक है ना, 4 प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। इसके हिसाब से कैसे, जैसे चलो मैं एक छोटी सी चीज लिख देता हूं मैं, आई का क्रम। ठीक है, जैसे एक तो बेटा एस के इलेक्ट्रॉन, पी के इलेक्ट्रॉन, डी के इलेक्ट्रॉन और एफ के इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अब यदि मेरे को इसमें देखना है तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये जो एसपीडीएफ है ना, इस एसपीडीएफ में जो एस के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो अपन के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, किसके, नाभिक के। ठीक है, पी वाला उससे दूर, डी वाला उससे दूर, एफ वाला उससे दूर। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो, तो जो ज्यादा नजदीक है बेटा, उसके आयनन विभव का मान ज्यादा अधिक होगा। अब चलो देख, तो पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 5 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें ज्यादातर बेटा अपवाद पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हेडिंग लगा लो आप चाहो तो साथ साथ में। ठीक है ना, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना बेटा, ये अपन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व के ऊपर निर्भर करता है। यानी जो आयनन विभव का मान है, आयनन विभव का जो मान है बेटा, वो समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व पर, के स्थायित्व पर। अब स्थायित्व पर कैसे बेटा, देखो स्थायित्व कैसे, जैसे यदि मैं अपन के एक आयोनिक एनर्जी की बात करूं, देखो बेटा आयोनिक एनर्जी है ना बेटा, यहाँ 2 प्रकार की होती है, एक तो संतृप्त होती है, दूसरी असंतृप्त होती है। ठीक है, संतृप्त कैसे आप समझना बेटा, यदि आयोनिक एनर्जी है ना बेटा, यदि n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन यदि अपन के संतृप्त है बेटा, संतृप्त यानी ऐसा उपकोष जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, और भरे हुए की कंडीशन क्या रहेगी बेटा, या तो बाह्यतम कोष में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2 तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ बेटा किसके हैं, अपन के हीलियम के ही है, इसके अलावा बाकी सबके तो बेटा, सबके बाह्यतम कोष में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ठीक है, वो तो रहेगा बेटा संतृप्त। और यदि अपन बात करें असंतृप्त की, तो असंतृप्त में बेटा आ जाएंगे सारे के सारे अपन के n इलेक्ट्रॉन, बाकी वाले संतृप्त को छोड़ के सारे के सारे। ठीक है,
तो ज्यादा जोर किस में लगाना पड़ेगा बेटा अपन को, संतृप्त वालों में। जो स्थायी एलिमेंट है ना, उनमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी या लगानी पड़ेगी बेटा। तो इसका जो चिन्ह है ना वो इस प्रकार का हो जाए। संतृप्त वालों में आयनन जो विभव है उसका मान अधिक रहेगा। अब भी कैसे देखो बेटा, अपने एक एग्जाम्पल करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी चीज लिखो। चीज वो है कि उपकोष में आयनन विभव का क्रम क्या होता है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं अपन यहाँ पे आयोनिक एनर्जी। उपकोष में आयनन विभव क्रम, विभव क्रम, ठीक है ना। कैसे बेटा, देखो एक तरफ तो लिख रहा हूं बेटा मैं पूर्ण उपकोष लिख रहा हूं। पूर्ण उपकोष कौन कौन से होते हैं, ऊपर लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे पूर्ण उपकोष, ठीक है। फिर लिख रहा हूं बेटा मैं अर्धपूर्ण, अर्धपूर्ण, ठीक है। और उसके बाद में बेटा अपूर्ण, ठीक है ना। जो अपन का न तो पूर्ण है न अर्धपूर्ण है, ठीक है ना। इसका मतलब वो अपूर्ण है। अब देखो बेटा किस प्रकार इसका जो आयनन विभव का क्रम है ना वो बेटा इस प्रकार होता है, यानी सबसे ज्यादा पूर्ण उपकोष। अब एक छोटी सी चीज समझ लो बेटा, जैसे एक तो ऐसे उपकोष है, एक पी है, एक डी है और एक एफ है बेटा, ठीक है ना। यदि कोई भी एलिमेंट है और उस एलिमेंट का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है यदि S2 में जाए, P6 में जाए, D10 में जाए या F14 में जाए, ठीक है ना, वो हमेशा बेटा स्थायी एलिमेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, स्थायी एलिमेंट, यानी उसका जो कोश है बेटा वो पूरी रूप से भरा हुआ है, ठीक है ना। अब अर्धपूर्ण की बात करें तो इसका रहेगा बेटा S1, इसका रहेगा P3, इसका रहेगा D5 और इसका रहेगा F7, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये अर्धपूर्ण वाले हैं, इनकी अपेक्षा ये कम स्थायी है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अपूर्ण की। अपूर्ण में S वाले में तो दो ही होते हैं बेटा। P वाले में कौन कौन से बचे हैं, एक देखो P1, एक P2, एक P4 और एक P5, ठीक है ना। D वाले में देखो आप, D वाले में हो जाएगा बेटा अपन के D1 से D4 और D6 से D9। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपन के अपूर्ण के अंदर आएंगे, ये कम स्थायी होते हैं बेटा, ठीक है। अब यदि तुलनात्मक रूप में एक इसका एलिमेंट दे दिया और एक आपको इसका एलिमेंट दे दिया, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के उन दोनों की तुलना करनी पड़ेगी कि भाई किसके अंतिम कोश में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यदि P1 आ जाए और इधर P3 आ गए, इसका मतलब ये ज्यादा स्थायी है। और ये P1 और S1 आ जाए ना, ठीक है, तो भी बेटा ज्यादा स्थायी रहेगा क्योंकि ये क्या अपन के आधा भरा हुआ है, ठीक है। यदि P1 और S2 आ जाए तो S2 वाला क्या रहेगा, अधिक स्थायी। कहने का मतलब है इनकी अपेक्षा ये और ये ज्यादा स्थायी होते हैं बेटा, ठीक है ना। F वाले का क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा बेटा F6 और F8 हो जाएगा बेटा F13, यानी 13 तक ये है बेटा। चलो इसका उदाहरण अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, मेरे को पता आप बोर होने लग जाओगे, ठीक है ना। तो ये कहानी है बेटा आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारकों की, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना वो क्लास आएगी बेटा कि जो आयनन विभव है उनमें आवर्तिता का क्या मतलब है, यानी आवर्त में आवर्तिता क्या होती है और वर्ग में आवर्तिता क्या होती है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।